आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास जो चैप्टर 8 है इसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र आखिर में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। लोकतंत्र क्या है, एक शासन है और इसमें जनता क्या करते हैं, जो भी अपना शासक होता है ना, शासक का चुनाव खुद करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, हमारा जो देश है ये क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हम लोग कोई भी नेता को, किसी को भी मंत्री या कुछ भी बनाते हैं तो हम लोग वोट देते हैं। और देखिए यहाँ पर वोट कोई जोर जबरदस्ती नहीं देते हैं, जिसको हमको मन करता है हम लोग उसी को वोट देते हैं। अगर आपको बीजेपी के सदस्य को वोट देना है तो आप बीजेपी के सदस्य को वोट देते हैं। अगर आपको कांग्रेस के सदस्य को वोट देना है तो आप कांग्रेस के सदस्य को वोट देते हैं। अगर आपको जेएमएम के सदस्य को वोट देना है तो आप जेएमएम को देते हैं। अगर जेवीएम को देना है तो आप जेवीएम को देते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आपको इसी को वोट देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र क्या, एक शासन है और इसमें जनता क्या करता है, जो भी शासक चुनता है, मतलब जिसे भी अपना मंत्री चुनता है वह खुद ही चुनता है। बात समझ में आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। अब देखिए ये जो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन लोकतंत्र के बारे में किस प्रकार से परिभाषा देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं कि जनता पर जनता के द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। पहला बात, ये जो शासन होगा ये जनता का होगा। ये शासन किस पर चलाया जाएगा, तो जनता पर ही चलाया जाएगा। ये शासन कौन चलाएगा, तो ये शासन जनता ही चलाएगा। मतलब जनता पर जनता के द्वारा चलाया गया जो शासन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। तो ये था लोकतंत्र का डेफिनेशन। और हमारा देश भारत जो है यह एक लोकतांत्रिक देश है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिए पहला क्या है, अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। बात समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है कि अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं ये सारे के सारे हमारे अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। क्या है देखिए, अच्छे लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है, जिससे सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं तथा गृह युद्ध नहीं होता और किसी को बेगानेपन का एहसास भी नहीं होता। बात समझ में आए। देखिए लोकतंत्र जो होता है, जो एक अच्छा लोकतंत्र होता है, इसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब किसी के साथ अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब किसी से अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो सभी लोग क्या होंगे, मिलजुल कर रहेंगे। और अगर मिलजुल कर रहता है तो कभी भी लड़ाई होगा नहीं होगा, कभी भी गृह युद्ध नहीं होगा। और गृह युद्ध नहीं होगा, सभी मिलजुल कर रहेंगे तो कभी भी किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास नहीं होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है। अच्छे लोकतंत्र में सबके लिए समान अधिकार होता है। एक जो अच्छा लोकतंत्र होता है, इसमें सबके लिए समान अधिकार होता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा यहाँ पर नहीं देखा जाता है। सबके लिए यहाँ पर एक समान अधिकार है। अच्छे लोकतंत्र से देशभक्ति की भावना का विकास होता है। अब देखिए जो अच्छा लोकतंत्र है इसमें क्या होगा, देशभक्ति की भावना का विकास होगा। मतलब समझिए, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो अच्छा लोकतंत्र है इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। अब जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, और जब मिलजुल कर रहेंगे तो सभी लोगों को लगेगा कि नहीं ये मेरा अपना देश है, इस देश को हमको एकदम अच्छे से रखना है। मतलब जो लोगों हैं, मतलब कोई भी लोग रहेगा तो उसमें देशभक्ति की जो भी भावना होगा उसका विकास होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, अच्छे लोकतंत्र से लोग राष्ट्र को अपना मानते हैं तथा देश की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। अब देखिए जब देश के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे
तो इसमें क्या होगा कि सभी लोग जो होंगे ना लोकतंत्र से क्या होंगे, सभी लोग क्या होंगे, जो अच्छा लोकतंत्र है इससे क्या होगा, सभी लोग अपने राष्ट्र को अपना मानेंगे और अपना मानने के साथ साथ जो भी मतलब देश में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसका रक्षा करने के लिए सभी लोग आगे आएंगे। तो बस यही चीज यहाँ पर बताया गया है। जाहिर सी बात है अगर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो अगर किसी एक का प्रॉब्लम होगा तो कोई दूसरा उसके जगह पर खड़ा हो जाएगा उसको बचाने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि अच्छे लोकतंत्र से लोग राष्ट्र को अपना मानते हैं तथा देश की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब ये जो भारतीय लोकतंत्र है इसका क्या क्या चुनौतियां हैं इसको आपको बताना है। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद इत्यादि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। मतलब कहीं पर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है, तो कहीं पर भाषा के आधार पर, तो कहीं पर जाति के आधार पर, कहीं पर धर्म के आधार पर भी होता है। तो ये सब क्या है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। विदेशों के साथ संबंध, जैसे कि पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर की समस्या, चीन के साथ संबंध, तिब्बत की समस्या इत्यादि, ये सब भी क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। आगे जो है हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही सुंदर सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनौतियां हैं। क्या देखिए कि राजनीति का अपराधीकरण। आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि संसद या विधानसभाओं में अपराधी प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे शासन की सुचारू रूप से संचालन में कठिनाई हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ये हाल फिलहाल में अगर देखें, अगर आए दिन अगर हम लोग देखें, हर बार क्या देखने को मिलता है कि जो संसद है, जो विधानसभा है, वहां पर अपराधी वाले लोग भी वहां पर मतलब सदस्य बन चुके हैं, जिससे हमारा जो शासन व्यवस्था है ये सही ढंग से नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि उग्रवाद भी इसका एक कारण है। आज भारत के अधिकांश राज्य उग्रवाद की चपेट में है। मतलब भारत के जो अधिकांश राज्य वहां पर क्या है, उग्रवाद का डेरा है, आतंकवादियों का डेरा है। आज किसी भी रूप में देश के अंतर्गत कहीं ना कहीं उग्रवादी घटनाएं घटती रहती है। आप देखेंगे कहीं न कहीं पर कोई ना कोई उग्रवादी घटनाएं घटती रहती है। ये हाल फिलहाल में देखिएगा कि पुलवामा अटैक हुआ, तो क्या ये सब तो उग्रवादी हमले हैं ना, आतंकवादी हमले हैं ना, तो होते ही रहते हैं ये सब, जिससे भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन में व्यवधान उपस्थित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो भारत का जो हमारा लोकतंत्र है ये सही ढंग से नहीं चल रहा, बल्कि इसमें रुकावट उत्पन्न हो रहा है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए कि इसको रोकने के क्या उपाय है, मतलब सुधार के उपाय या फिर सुझाव क्या है। तो राजनीतिक पार्टियों को किसी भी परिस्थिति में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी है, तो उन सदस्यों को कभी भी टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन अधिकतर आजकल क्या हो रहा है कि राजनीतिक पार्टी वही सब लोगों को अधिक टिकट दे रहे हैं। दो कारण से दे रहे हैं। पहला कारण वो अपराधी है, उससे लोग डरते हैं, ये कारण है, ये डर के मारे दे देते हैं। दूसरा कारण वो अपराधी है, उसके पास पैसा का कोई मतलब एक लिमिट नहीं है, बहुत सारा पैसा होता है, तो वह पैसे से भी टिकट खरीद लेते हैं। तो दो कारणों से ये सब होता है। ठीक है, सरकार को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में अपराधी लोग संसद अथवा विधानसभा या पंचायत समिति के सदस्य नहीं बन सके। बात समझ में आए? यहाँ पर क्या है कि कोई भी अपराधी संसद का या फिर विधानसभा का या फिर पंचायत समिति का कभी भी सदस्य नहीं बन सके। जनता को भी ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को चुनाव में धूल चटानी चाहिए। अब देखिए, आपको थोड़ा ना बोलने जाना है कि मैं तुम्हें वोट नहीं दिया हूं, आप मत वोट दीजिए। वैसे लोगों को आप कभी मत जिताइए, वैसे लोगों को आप धूल चटाइए, तभी उनको एकदम होश ठिकाने पे आएगा, तभी उन लोग समझ पाएंगे। तो ये था इसके सुझाव। ठीक है, आगे देखिए, उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब दृढ़ को आप इस प्रकार से लिखिएगा, ये दृढ़ हुआ। ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अति उग्रवाद क्षेत्रों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो जो भी मतलब अधिक से अधिक उग्रवाद वाला इलाका है, आतंकवादियों का इलाका है, तो उसे सेना के हवाले कर देना चाहिए ताकि वह एकदम उसे अच्छे तरीके से सबक सिखा सके। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो सेशन है हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सेशन है। यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट ही है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, कारण दीजिए। हमारा जो भारत का ये जो लोकतंत्र है इसमें राजनीतिक सुधार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों आवश्यक है? देखिए,
कानून बनाकर राजनीति को सुधारना एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जिस प्रकार से हम लोग कानून बनाएंगे, कानून बनाकर राजनीति को सुधारेंगे, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये सब संभव तभी होगा जब हम लोग कोई एकदम अच्छा सा कानून बनाएंगे। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरण को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कानून अगर हम लोग सावधानी से बनाएंगे, सोच समझकर बनाएंगे, अच्छे बुरे का ख्याल रखेंगे, तो जो गलत राजनीतिक है ना, जो गलत राजनीतिक आचरण है वह एकदम दब जाएगा, वह खत्म हो जाएगा और जो अच्छा कामकाज है, जो अच्छा कामकाज हो रहा है वह एकदम बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, वह इंक्रीज हो जाएगा, वह प्रोत्साहित होगा। बात समझ में आया? तो ये था इसका पहला पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रकार से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट को देखते हैं कि कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी कानून बनाएंगे हम लोग तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, उसका हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि जो हम लोग कानून बना रहे हैं उस पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। कई बार हम लोग काम तो करते हैं अच्छा, लेकिन उसका रिजल्ट जो आता है बहुत ही खराब होता है। जैसे कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित है, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। समझ में आया? बहुत सारे राज्यों में ऐसा कानून है, ऐसा नियम है कि जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वह मतलब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। समझ में आया? इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारी महिलाएं, ये जो लोकतंत्र का ये जो अवसर मिलता है उन्हें, इससे वंचित हो जाते हैं, ये अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया था इसके पीछे ये उद्देश्य नहीं था कि लोगों को ऐसा मतलब इन लोग भाग नहीं ले पाए, चुनाव नहीं लड़ पाए, मतलब इन लोगों के पीछे ये मनसा नहीं है, इन लोगों का ये मकसद नहीं था, लेकिन कानून बना दिया था, बस सही बात है। यहाँ पर आगे देखिए, आमतौर पर किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते हैं। आप कोई भी कानून बनाते हैं, अगर उसमें क्या हो, मनाही वाला बात हो कि आप इस चीज़ को मत कीजिए, मतलब कुछ इसमें नियम लगा दिए कि 2 से अगर अधिक बच्चा रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब इस प्रकार से कुछ भी मनाही वाला बात अगर आ जाता है तो ये जो कानून बनेगा ना, ये राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होगा, ये ज़्यादा सक्सेस नहीं करेगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, मतलब अगर अच्छा काम अगर वो करता है या फिर उससे क्या हो कि उसके लाभ का अगर बढ़ावा दिया जाए तो ये सब जो कानून होता है ये बहुत ही सफल होता है, बहुत ही जल्दी सक्सेस करता है। राजनीतिक सुधार की किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। देखिए, कोई भी कानून हम लोग बना रहे हैं, कोई भी प्रस्ताव ला रहे हैं तो उसको देखना है कि ये जो प्रस्ताव है, ये जो कानून है, पहला बात तो देखेंगे कौन बना रहा है और ये जो लागू हो रहा है क्यों लागू हो रहा है। अगर ये सब बात पर अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर इस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे, तभी जाके जो भी होगा ये एक अच्छा कानून बनेगा और इससे तभी भी राजनीतिक सुधार हो सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? अब ये जो क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। ठीक है, देखिए, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के संविधान में जनता को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं। हर देश में, मतलब दुनिया भर के जितने भी देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पर क्या है कि संविधान में जनता को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं जो लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित लोकतांत्रिक अधिकार जनता को दिए गए हैं जिन्हें संविधान में मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब भारत के लोगों को, भारतीय जनता को जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है उसे संविधान में हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और देखिए, पहले मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान, 44 में नहीं, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा 44 में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। बात समझ में आया कि जो मूल संविधान, जब संविधान बना था तो उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन ये जो 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 को, उस टाइम संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है।
और ये मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। बात समझ में आया? ये जो मौलिक अधिकार है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। आगे देखिए यहाँ पर ये हमारा मौलिक अधिकार है, क्या है? समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सब हमारे क्या है? ये जो 6 है ना, ये क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यही क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था के सफलता की आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। और ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे आशा लग रहा है कि यही क्वेश्चन शायद इस साल के एग्जाम में पूछा जाए। देखिए क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था की सफलता के आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। अब ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है, मतलब ये जो सक्सेस कर रहा है, क्यों सक्सेस कर रहा है, मतलब इसमें क्या क्या आवश्यक चीज है जिसके आधार से ये सक्सेस हो रहा है। तो देखिए पहला बात क्या है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से ये सक्सेस कर रहा है कि लोकतंत्र में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जिससे ये उन अधिकारों का उपयोग कर समाज में श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। मतलब जो भी लोग हैं लोकतंत्र में उन्हें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं और ये इन मौलिक अधिकारों का सही ढंग से उपयोग करके क्या करते हैं? समाज में एक अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पहला पॉइंट। आगे देखिए कि शिक्षित जनता। लोकतंत्र की आवश्यक बातों में शिक्षित जनता का होना अति आवश्यक है। शिक्षित जनता को ही अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। अब देखिए अगर आप शिक्षित होंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। वह देश की समस्याओं को समझ सकते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। जो शिक्षित जनता होंगे देश में जो भी समस्या होंगे उन्हें एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अगर वो कोशिश करें तो वो उस समस्याओं का वह हल भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है कि आर्थिक समानता। यदि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो जनता के बीच आर्थिक समानता होनी ही चाहिए। देखिए अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, तो जो भी जनता है उनके बीच आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए इसका ये जो लास्ट पॉइंट है क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, जो प्रेस है, जो रिपोर्टर है, उनको पूरी फ्रीडम मिलना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अतः इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करके ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। यदि प्रेस स्वतंत्र होगा तो सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करके जनता के सामने प्रस्तुत करेगा, साथ ही सरकार की नीतियों को जनता के सामने व्यापक रूप में रखेगा। इस प्रकार वह जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करेगा जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। बात समझ में आया कि जो प्रेस है उसे हमें फुल फ्रीडम दे देना चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? कि यही प्रेस ही एक माध्यम है जिससे लोकतंत्र हमारा क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। क्यों मजबूत बनेगा? कि मान लीजिए कोई भी सरकार कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका भंडाफोड़ करने का काम कौन करेगा? प्रेस करेगा। मान के चलिए कि कोई सरकार है वो अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम को मतलब लोगों के सामने कौन रखेगा? तो प्रेस ही रखेगा। तो इसलिए ये जो प्रेस है क्या करता है? जनता और सरकार के बीच एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन बनाता है और इस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को देखा और देखिए यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।